तो शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से। मुंबई से खबर है, इकबाल कास्कर को ईडी ने हिरासत में लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। खबर यह आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इकबाल कास्कर को भी मुलजिम बनाया है। तो मुंबई से खबर, इकबाल कास्कर को ईडी ने हिरासत में लिया है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस मामले में ईडी ने इकबाल कास्कर को भी मुलजिम बनाया है। इकबाल कास्कर को सेशन अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज ने इकबाल कास्कर से पूछा, आया इसे किसी तरह से भी टॉर्चर किया गया? इकबाल कास्कर ने इसका जवाब मनफी दिया। तो मुंबई से यह एक अहम खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इकबाल कास्कर को हिरासत में लिया है और उसके बाद ईडी ने हिरासत में लिया है इकबाल कास्कर को। और ईडी को इसलिए हिरासत में लिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। तो मुंबई से अहम खबर, इकबाल कास्कर को ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई उसके ऊपर हुई है और ईडी ने उससे हिरासत में लिया। इकबाल कास्कर को सेशन अदालत में पेश किया गया। अदालत में जज ने इकबाल कास्कर से पूछा कि क्या किसी तरह से भी टॉर्चर किया गया उसे? इकबाल कास्कर ने इसका जवाब मनफी दिया, यानी ना में दिया। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर मसले के ताल्लुक से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग। खुफिया महकमा आईबी के सरबराह अरविंद कुमार के साथ मीटिंग। खबर काफी अहम है। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर मीटिंग चल रही है। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल है। मरकजी वज़ारत दाखिला के अहम ओहदेदार मौजूद हैं इस मीटिंग में। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। जराए के हवाले से यह खबर है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर मसले के ताल्लुक से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कई बड़े नाम शामिल हैं। खुफिया महकमा आईबी के सरबराह अरविंद कुमार और अजीत डोभाल और साथ ही साथ कई और अहम अफसरान इस मीटिंग में शामिल हैं। मरकजी वज़ारत दाखिला के अहम ओहदेदार भी इसमें मौजूद हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। जराए के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं। उसने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर सरकारी इमलाक को मुबैना नुकसान पहुंचाने की बाजियाबी से मुतअल्लिक वसूली नोटिस वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालत को बताया कि 274 एहतजाजियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लिया गया है। अदालत ने मजीद कहा कि इस मामले में कार्रवाई के दौरान कुर्क की गई जायदादें भी हुकूमत छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि इस मामले में वो नए कानून के तहत कार्रवाई करे और ट्रिब्यूनल से रुजू करे। तो काफ़ी अहम ये खबर है और इस खबर से जाहिर है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे या सीए के एहतजाज के दौरान जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, जिन लोगों पर नोटिस दिया गया था, ऐसे कई लोगों को इस नोटिस के वापस लिए जाने से राहत ज़रूर मिली है। हालांकि ये नोटिस काफ़ी बड़े और लंबे अरसे के बाद वापस ली गई, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर फटकार लगाई और साथ ही ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ करना होगा। उसके बाद ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत के होश ठिकाने आए हैं और इसने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर सरकारी इमलाक को मुबैना नुकसान पहुंचाने की बाजियाबी से मुतअल्लिक वसूली नोटिस वापस ले लिया है।
यूपी में सीए और एनआरसी के हिंसा के दौरान वसूली के नोटिस को वापस लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी कि उन्होंने सीए एनआरसी के हिंसा को लेकर 274 लोगों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया था उस जारी नोटिस को वापस ले लिया है और उनके खिलाफ जो केस बनाए गए थे उसको रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि वो न केवल नोटिसेस वापस लें बल्कि उन तमाम आरोपियों के द्वारा जो तमाम प्रॉपर्टी जब्त की गई है उन तमाम प्रॉपर्टी को भी वापस करे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश न जारी करे जिससे उन तमाम लोगों की जब्त प्रॉपर्टी को वापस किया जाए। दोनों लोगों को यानी कि दोनों पक्षों को, उत्तर प्रदेश सरकार और बचाव पक्षों को नए बनाए हुए ट्राइब्यूनल को अप्रोच करने की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब नया कानून आ गया है तो उस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाए। पुराने कानून को अगर रद्द कर दिया गया है तो उस कानून के तहत उठाए गए सभी नियम को नहीं माना जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर इस समय ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर इसका असर पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ऐसे में इस आदेश का असर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कैसे पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करते हुए उन तमाम लोगों को राहत दी है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आए थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि सीएनआरसी को लेकर जो तमाम नोटिस जारी किए जाएंगे उस तमाम नोटिसों को वापस लिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत उन तमाम लोगों को दी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नोटिस को वापस लेने की मांग की थी। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मौलाना सैफ अब्बास ने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हमें अदलिया पर यकीन था और हमें राहत मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के कदम वापस लेने पर यह वाज़ेह हो गया है कि एहतजाजियों के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने सवाल किया कि अब हुकूमत की तरफ से कौन माफी मांगेगा, जबकि ताहिरा हसन का कहना है कि ऐसे फैसलों से दस्तूर के तई लोगों का एतमाद बहाल होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जुल्म का मुजाहरा किया था और नाजायज़ तरीके से यहाँ के उन लोगों के ऊपर के जो अपनी संविधान के तहत एहतजाज कर रहे थे और मुआवजे के नोटिस भेजे थे, सुप्रीम कोर्ट इसमें कई दफ़ा इस बात को कह चुका था और अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त तरीके से आर्डर आया था कि आप इसको वापस लें वरना मैं इसको जो हूँ रद्द कर दूंगा। मुझे मालूम है क्या करना है। मैं समझता हूँ आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस लिया है, चूंकि आज 18 तारीख है, आज लगा हुआ था वो, तो उससे पहले ही इन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो अपने कदमों को वापस खींचा है, इसका मतलब जो इन्होंने अभी तक किया वो गलत था, ज्यादती थी। इसके लिए कौन माफी मांगेगा, इसके लिए कौन निदामत का इजहार करेगा, इसके लिए कौन शर्मिंदा होगा, ये बात जनता के सामने आ गई है कि एक प्रदेश का मुखिया किस तरीके से अपने प्रदेशवासियों पे अत्याचार कर रहा था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च अदालत है, उसकी एक बेंच जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी और सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने जो एक पूरी तरह से एक सख्त लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार से को कहा है कि वो जो उन्होंने सीए में नोटिसेस, रिकवरी की नोटिसेस जारी की थी, उसको तुरंत वापस ले लें, फौरन वापस ले लें, वरना कोर्ट उसको क्वैश कर देगा, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि जाहिर उस पर बहुत से इनोसेंट लोग भी थे, बहुत से इतने गरीब लोग भी थे जो वहां पे थे भी नहीं, जिनके पास रिकवरी के लिए एक पूटी कौड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कोर्ट का ये डिसीजन आम जनता के हित में है और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ हमारे इंस्टीट्यूशन का ये जजमेंट है। और अब बात एक और जजमेंट की। अहमदाबाद सिलसिलावार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री आर पटेल साहेबे कुल 38 આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે। હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓના નામ હું જણાવું છું। તોહમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોહમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, शमसुद्दीन साबुद्दीन शेख, ग्यासू, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन नागोरी, आमिल परवाज, शिबली मुस्लिम, सफदर हुसैन नागोरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद सलीम, सज्जाद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अबू बसर शेख, अब्बास उमर समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसाक मंसूरी, अफजल उस्मानी, सादुली हारिस मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमीन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान। आ सिवायना जे आरोपीओ छे तेओ लोकोने ज्यां सुधी जीवे त्यां सुधीनी लाइफ टाइमनी सजा करवामां आवेली छे। टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है, मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। कर्नाटक में हिजाब की मुखालफत में अथनी शहर के कॉलेज में 10 से ज्यादा तलबा केसरी शॉल पहनकर आए। ये तलबा हिजाब की मुखालफत में केसरी शॉल पहनकर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने केसरी शॉल पहनकर आए तलबा को बाहर भेजा। कल यहां हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था। कर्नाटक में हिजाब के लिए तालिबात का एहतजाज जारी है। चित्रदुर्ग में सरकारी पीयू कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज के गेट पर रोका गया, जिसके बाद वहां तैनात ख्वातीन पुलिस एहलकार और तालिबात के बीच बहस हुई। ख्वातीन पुलिस एहलकारों ने धक्के देकर तालिबात को बाहर भेजा। पुलिस ने कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। उधर मटकेरी के जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया गया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। एक मुस्लिम खातून चांदनी नामी गेस्ट लेक्चरर ने तुमकुरू की जैन पीयू कॉलेज में इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था। चांदनी 3 सालों से हिजाब पहनकर तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही थी। गेस्ट लेक्चरर ने अपने बयान में कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि हिजाब या कोई और मजहबी अलामत का मुजाहरा किए बगैर तदरीसी खिदमत अंजाम दें। इससे मेरे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची और मैंने ये फैसला कर लिया। चांदिनी, ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು। ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್
without hijab working in that college. तो इन्होंने हिजाब के बगैर कॉलेज में पढ़ाने को छोड़ दिया और उस कॉलेज से इस्तीफा देकर वो बाहर निकल आई। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज खुलकर हिजाब की हिमायत में अपना मौकफ रखा है। बेंगलुरु में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने मीडिया से खिताब किया। हिजाब के सिलसिले में जारी तनाजे को संघ परिवार की साजिश करार दिया। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां जो अब तालीम के मैदान में आगे आ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए संघ परिवार की जानिब से साजिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि अपने हुकूक के लिए लड़ रही लड़कियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर तनाजे से न सिर्फ अमन अमान को धक्का पहुंच रहा है, बल्कि रियासत की मईशत मुतासिर हो सकती है। डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर शहरी हुकूक के लिए एहतजाज होंगे तो कोई भी सरमायाकार कर्नाटक नहीं आएगा। साबिक रियासती वजीर जबीर अहमद खान ने कहा कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों की तालीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। It's a fundamental right given under the Constitution of India. Article 25 is very, very clear. So, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತಾರಂತ ಕಳಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, सिविल राइट ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ। के अंदर 15 साल से तालीम के अंदर जो खासकर हमारे औरत बच्ची लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर देख लो आप, जजेस सेलेक्ट हुए, प्लस पुलिस ऑफिसर में अपॉइंट हुए, और बहुत से डॉक्टर्स हुए। यानी ये देख के लोग सैनी सर के साजिश करे जैसा मेरे को लग रहा है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर का जो है, जो हिजाब का जो मसला है, ये हिजाब अब से नहीं हम लोग पहनते आ रहे। ये हिजाब जो है 1400 साल पहले से, जब से हम लोग ईमान लाए उस टाइम से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम मालवा निमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी पहुंच गई है। इंदौर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए। जबलपुर के गमापुर थाने के 3 मसाजिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान ने न सिर्फ थाने के सामने एहतजाज किया, बल्कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने के साथ मसाजिद के दस्तावेज भी जांच करने की मांग की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में आम आदमी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं, यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उनका एक ही मकसद है, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती हैं। केजरीवाल के मुताबिक सभी पार्टियां बदउनवान हैं और वो पंजाब के मंजरनामे में आम आदमी के आने से ये पार्टियां खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर मुल्क को बांटने का संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी जांच एजेंसियां इतने बरसों से क्या कर रही थी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कुमार विश्वास के इल्जामात पर तंज भी किया। कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले
केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है, ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल उठता है ये 3 लाख करोड़ गया कहां? इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाए। ये 3 लाख करोड़ रुपए गया कहां? ये इन लोगों के स्विस बैंकों में गया। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली इन सारे नेताओं ने, और जनता जो है वो भुखमरी के कगार पे है। इसे बदलने का टाइम आ गया। और इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस। और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते, ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो मीरपुर कैंट से शुरू हुआ। रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, आज यहां पर रोड शो करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो अपने रथ पर सवार हो गए हैं और ये रोड शो यहाँ मीरपुर कैंट से शुरू होगा। जिस तरह से ये रोड शो शुरू होगा उसके बाद यहाँ से फैथुनगंज होता हुआ ये टाटमिल पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ से परेड पर खत्म होगा। जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर देखिए हसन रूमी के समर्थन में अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर वोट मांगने आए हैं। जिस तरह से कानपुर के तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता और जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। ये रोड शो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और यहाँ पर जिस तरह से समर्थन दिखाई दे रहा है और ये आर नगर विधानसभा, सीसामऊ विधानसभा से होता हुआ खत्म होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।